एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। हम इंडियन स्टेट्स पढ़ रहे थे और हमने इंडिया के दो स्टेट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बारे में। आज हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, काफ़ी कॉम्पिटिशन एग्जाम में स्टेट के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। हिस्ट्री पढ़ो अलग से, फिर ज्योग्राफी पढ़ो, फिर पॉलिटिकल भी अलग पढ़ो। तो हमारा एम ये है कि एक ही जगह पर हम सारी चीज़ें कंसोलिडेट करेंगे और एक स्टेट वाइज यानी स्टेट की हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके कल्चर के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, फोक डांसेस, फेस्टिवल्स, लैंग्वेज, लिटरेसी रेट, कैपिटल, सारी चीज़ एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा थर्ड स्टेट है जो आज हम कंप्लीट कर रहे हैं और वो है उत्तराखंड। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड पढ़ रहे हैं। तो उत्तराखंड रेफर एज अ देवभूमि, जिसे लैंड ऑफ गॉड यानी एक ऐसी जगह जहाँ भगवान का वास है, इसलिए उसे देवभूमि भी कहा जाता है। इज अ नॉर्दर्न स्टेट known for its stunning Himalayan landscapes, rich cultural heritage and spiritual significance। यानी ये एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जो कि इंडिया की नॉर्दर्न साइड में यानी नॉर्थ में सिचुएटेड है और साथ ही में ये हिमालयाज जो हमारे वेस्टर्न हिमालयाज हैं उनके ऊपर यानी जो उत्तराखंड वाला जो रीजन है वो मोस्टली हिमालयन लैंडस्केप यानी काफ़ी ज़्यादा रेंजेस और माउंटेन्स वहाँ पर है। और उसके साथ ही में यहाँ पर कल्चर की अगर बात करें, हेरिटेज की बात करें, तो काफ़ी डाइवर्सिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी क्योंकि काफ़ी ट्राइबल्स पीपल भी यहाँ पे रहते हैं। और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस तो हमने जैसे रेफर किया कि ये एक देवभूमि है, तो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ की जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, यानी उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उत्तराखंड का फॉर्मेशन कब हुआ। तो उत्तराखंड का फॉर्मेशन हुआ नवंबर 9, 2000 में। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि उत्तराखंड का फॉर्मेशन कब हुआ, 9 नवंबर 2000 को, और ये इंडिया का 27th स्टेट बना। ओके और ये कहाँ से अलग हुआ, यानी उत्तर प्रदेश से उसे अलग किया गया और एक इंडिपेंडेंट स्टेट उसको फॉर्म किया गया 9 नवंबर 2000 को, जो कि इंडिया का 27th स्टेट बना। अब इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है देहरादून, जो कि विंटर में ऐसे कहते हैं कि दो कैपिटल्स हैं उनकी, एक विंटर में और एक समर में। तो विंटर की जो कैपिटल है वो देहरादून है और समर की जो कैपिटल है वो है गैरसैंण। तो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि देहरादून जो है वो मेन कैपिटल है। ओके देन आफ्टर उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, तो नैनीताल के अंदर। और नैनीताल बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल प्लेस है जहाँ पर हर साल कई सारे टूरिस्ट जो है वहाँ पर जाते हैं, और तो ये नैनीताल जो है एक टूरिज्म प्लेस है। ओके इसके बाद डिवीजन की बात करें तो उत्तराखंड जो है दो इंपॉर्टेंट डिवीजन के अंदर बटा हुआ है, जैसे कि घारवाल डिवीजन और दूसरा है कमन, है ना, कुमन डिवीजन। इन डिवीजन के बारे में आगे पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट 30 है वो 7 जो है घारवाल के अंदर आते हैं और 6 कमन के अंदर आते हैं, यानी टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड के अंदर वो 13 है। तो 7 जो है वो घारवाल डिवीजन के अंदर आते हैं और 6 जो है वो कमन डिवीजन के अंदर आते हैं। घारवाल डिवीजन के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, देखिए चमोली है, देहरादून है, हरिद्वार है, पुरी है, घारवाल, रुद्रप्रयाग, टेहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी। तो ये 7 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कहाँ पर है, घारवाल डिवीजन के अंदर। देन आफ्टर कमन जो डिवीजन है उसके अंदर अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, तो ये 6 जो है वो किसमें है, कमन डिवीजन के अंदर है। अब स्टेट सैम्बल्स यानी जो उत्तराखंड है वो एक स्टेट है, तो उसके कुछ सैम्बल्स होंगे जैसे एनिमल, बर्ड्स, ट्री, फ्लावर, फिश, तो वो देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे फैक्ट से। तो एनिमल जो है वो अल्पाइन मस्क डियर यहाँ का स्टेट सैम्बल है यानी स्टेट एनिमल है। देन आफ्टर बर्ड की बात करें तो हिमालयन मोनाल जो है यहाँ का स्टेट बर्ड है। स्टेट ट्री कौन सा है, बुरंश, है ना, बुरंश इसका स्टेट ट्री है। और फ्लावर की बात करें तो ब्रह्म कमल जो है यहाँ का फ्लावर है। ब्रह्म कमल जो ब्रह्मा देवी के नाम पे रखा हुआ है, जो ब्रह्म है उन पे। देन आफ्टर फिश की बात करें तो गोल्डन मशीर जो है इनकी स्टेट फिश है। तो ये कुछ सैम्बल्स थे जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा।
अब हम चलते हैं यहाँ के हाईएस्ट पिक, यानी उत्तराखंड का हाईएस्ट पिक कौन सा है। देखो हिमालय के हाईएस्ट पिक तो हमें पता है कि माउंट एवरेस्ट है ना, लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो माउंटेन्स रेंजेस हैं उनमें हाईएस्ट पिक जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर हो, तो वो नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड की हाईएस्ट पिक है, जो कि 7,816 मीटर हाइट है। तो आप देख रहे हैं 7,000 मीटर हाइट है। तो हाईएस्ट पिक कौन सा है उत्तराखंड का, अगर आपको पूछा जाए तो नंदा देवी। अब इस रीजन से कुछ मेजर रिवर्स निकलती है, तो कौन सी है, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, भागीरथी रिवर है, देन आफ्टर अलकनंदा रिवर है, मंदाकिनी रिवर है, पिंडर है, शारदा रिवर है, काली रिवर है और टोन रिवर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है वो इस रीजन से निकलती हैं और फ्लो करती हैं। अब इन रिवर्स पे कुछ इंपॉर्टेंट डैम है, जैसे कि उत्तराखंड के अंदर एक इंपॉर्टेंट डैम है जिसका नाम है तेहरी डैम, जो कि इंडिया का हाईएस्ट डैम है ना, इंडिया का हाईएस्ट डैम है, जो कि भागीरथी और बिलंघना रिवर पे बना हुआ है। तो याद रखना है कि उत्तराखंड के अंदर डैम कौन सा है, तेहरी डैम। कौन सी रिवर पे बना हुआ है, भागीरथी और बिल्हानगना रिवर पे। ओके, तो भागीरथी पे ही बना हुआ है, अगर आप ये भी याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब उत्तराखंड की लिटरेसी रेट क्या है, उत्तराखंड की लिटरेसी रेट क्या है, तो 79.63% एज पर 2011 सेंसस के हिसाब से 79.63% है, जो कि हम कह सकते हैं कि ठीक है, अच्छी है ना। अभी और बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ठीक है, काफ़ी अगर कंपेयर करें इंडिया के अदर स्टेट से तो उत्तराखंड की जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही अच्छी है। अब हम ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे, यानी उत्तराखंड की ज्योग्राफी के बारे में, उसके ज्योग्राफिकल फीचर के बारे में। तो सबसे पहले लोकेशन देखते हैं कि उत्तराखंड कैसे, कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये नॉर्दर्न इंडिया के अंदर लोकेटेड है, जैसे हमने मैप में देखा था स्टार्टिंग में, और ये तिब्बत के साथ बॉर्डर करता है, जो कि चाइना ने कंट्रोल कर रखा है तिब्बत पे। तो ऐसे अगर हम कहें तो वो चाइना के साथ ही बॉर्डर करता है, लेकिन तिब्बत के साथ भी वो बॉर्डर करता है। तो आपको तिब्बत और ब्रैकेट में चाइना लिख देना है, जो कि नॉर्थ की तरफ है। तो बॉर्डरिंग कहाँ से करता है ये देखिए। देन आफ्टर ईस्ट में बात करें तो नेपाल से इसकी बॉर्डरिंग होती है, और नॉर्थ वेस्ट के अंदर हिमाचल प्रदेश की बॉर्डरिंग होती है, उत्तर प्रदेश साउथ के साइड से। अब टेरेंस की बात करें यहाँ पर, तो ये प्राइमरली माउंटेनियस रीजन है, जहाँ पर छोटे छोटे स्ट्रिप्स हैं और छोटे छोटे स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन्स है साउथ के अंदर, जिसे तराई रीजन कहते हैं। अगर आपने नॉर्दर्न रीजन पढ़ा होगा और द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि 3 इंपॉर्टेंट डिविजन्स हैं, पार्ट हैं नॉर्दर्न प्लेन के, जिसमें तराई रीजन आता है, जो कि मोस्टली प्लेन रीजन है, और यहाँ पर काफ़ी एल्यूबुलर रीजन है, फर्टाइल एरिया होता है ये, क्योंकि रिवर्स जो है वो अपना सेंडिमेंट्स लाती है और यहाँ पर डिपोजिट करते हैं। तो उत्तराखंड कैसा रीजन है, तो हमें पता है एक तो माउंटेनियस रीजन है, लेकिन कुछ प्लेन्स है, छोटे छोटे स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन्स है, जहाँ पर टराइन रीजन है, जहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं, प्लेन रीजन है, ऑलमोस्ट माउंटेनियस है। ओके, अब यहाँ पर हिमालयन रेंजेस की बात करते हैं, तो home to a several prominent Himalayan peaks including नंदा देवी, जो कि इसकी हाईएस्ट पिक है, कामेत है यहाँ पर, त्रिशूल रेंज यहाँ पर है, बद्रीनाथ यहाँ पर है, और केदारनाथ। तो ये कुछ रेंजेस है, हिमालयन रेंजेस और प्रोमिनेंट हिमालयन पिक्स हैं, और नंदा देवी हाईएस्ट है, जैसे कि हमने देखा 7,860 मीटर हाई इसकी रेंज है। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ की ग्लेशियर्स के बारे में। उत्तराखंड के अंदर काफ़ी ग्लेशियर हैं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे है, तो काफ़ी ज़्यादा स्नो कवर रीजन ये है। सोर्स की बात करें तो मेजर रिवर जैसे कि गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और दोनों ही रिवर उत्तराखंड से ऑरिजिनेट होती है। अब यहाँ के क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं, तो काफ़ी वेरीज ट्रॉपिकल, मतलब वेराइटी ऑफ डाइवर्स ऑफ क्लाइमेट यहाँ पर है, क्योंकि एक तो यह हाइट पे है, प्लस यहाँ पर प्लेन रीजन भी है, प्लस स्नो भी है, तो काफ़ी डाइवर्सिटी है। सो फ्रॉम ट्रॉपिकल इन प्लेन टू अल्पाइन इन हायर रीचेस। तो जैसे मैंने कहा कि अब जब हाइट पे जाओगे तो आपको अल्पाइन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो प्रेशर है वो कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर माइनस के अंदर है, स्नो कवर रीजन यहाँ पर होता है हाई पिक्स पे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो ट्रॉपिकल जो प्लेन रीजन है वहाँ पर ट्रॉपिकल मिलेगा। अब हाइज या फिर हायर रीच पे जाते हैं, जैसे माउंटेन्स के ऊपर रहते हैं और या फिर माउंटेन्स पे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको अल्पाइन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। अब यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। अब ज्योग्राफी पढ़ेंगे और बायोडाइवर्सिटी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर फ्लोरा और फना यानी एनिमल्स और बर्ड्स
काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये हिमालयन रीजन है और हिमालयस पे काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है और काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट कवर रीजन भी ये है और काफ़ी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी यहाँ पर हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, आपको बताएंगे लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ की। ओके, नेचुरल हैजार्ड्स, तो ये बहुत ही फ्लड्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आता है, लैंडस्लाइड बहुत होती है क्योंकि ये टेक्टोनिक फॉर्म एक्टिविटी से फॉर्म हुआ रीजन है। अर्थक्वेक यहाँ पर आता है क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटी अगेन प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से। फॉरेस्ट फायर के काफ़ी यहाँ पर केसेस होते हैं ड्यू टू इट्स फ्रिगाइल माउंटेनियस इकोसिस्टम की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, फायर्स होती है। तो नेचुरल हजार्ड्स भी यहाँ पर काफ़ी है। हम काफ़ी देखते हैं कि उत्तराखंड के अंदर बाढ़ आ गई, यहाँ पर लैंडस्लाइड हो गई, अर्थक्वेक आया, क्योंकि ये प्रोन रीजन्स हैं। यहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटी अभी भी कंटिन्यूसली चल रही है। दोनों ही जो टेक्टोनिक प्लेट है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जो है, वो अभी भी दोनों क्या कर रही है, कंटिन्यूसली कन्वर्ज कर रही है, जैसे हिमालय की हाइट जो है वो बढ़ती जा रही है। अब आगे चलते हैं हिस्ट्री के बारे में। अब देखिए, हम जैसा कहा है कि मैं आपको एक ही लेक्चर में सब कुछ पढ़ाऊंगी, तो यहाँ पर हम ज्योग्राफी देख लिया, कुछ जनरल जो इन्फॉर्मेशन है वो देख ली। अब हम हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। हिस्ट्री में हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर कौन कौन से डायनेस्टी ने रूल किया, कौन कौन से राजा यहाँ पर रहे हैं, मिडाइवल पीरियड कैसा रहा और ब्रिटिश पीरियड कैसा रहा। तो एंशिएंट इरा को अगर यहाँ पर देखते हैं तो रिफर टू एज अ स्वर्गलोक, यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि ये स्वर्गलोक है, इन अबॉर्ड ऑफ रिचेस। जैसे हमने कहा कि देवभूमि भी है, तो स्वर्गलोक कहा जाता है। एंशिएंट हिंदू टेक्सेस के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इनहेबिटेड बाय द ऋषि एंड साधुस यहाँ पर बहुत रहते हैं। देखिए, उत्तराखंड एक माउंटेनियस प्लेस है, एक फॉरेस्ट एरिया है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में यहाँ पर ज़्यादातर ऋषि और साधु जैसे तपस्या करते थे, इस तरीके के वहाँ पर रहते हैं। जैसे हमने कहा केदारनाथ, बद्रीनाथ वहाँ पर है। आज भी हम देखते हैं तो हमें काफ़ी संत और ऋषि वहाँ पर मिलते हैं और काफ़ी टेम्पल्स हमें मिलते हैं उत्तराखंड के अंदर। रिलीजियस प्लेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री ही एक कल्चरल और हिंदू टेक्सेस, हिंदू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। स्वर्गलोक कहा गया है, देवभूमि कहा गया है इसको। अब हम बात करते हैं अर्ली डायनेस्टीज कौन कौन सी थी, है ना। अर्ली डायनेस्टीज जैसे कि कुनिदास डायनेस्टी जो थी, जो कि 2nd सेंचुरी के अंदर थी, नॉन फॉर द प्रैक्टिसिंग शिविज्म एंड ट्रेड विद तिब्बत। यानी ये जो डायनेस्टी थी वो 2nd सेंचुरी के अंदर उत्तराखंड के अंदर उन्होंने कंट्रोल किया था इस रीजन को। और यहाँ पर शिविज्म यानी शिव भक्त थे ये जो डायनेस्टी थी, तो शिविज्म और ट्रेड, तिब्बत के साथ उनका ट्रेड बहुत अच्छा था। तो अर्ली डायनेस्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पर एंशिएंट टाइम पे। तो एंशिएंट कौन सी डायनेस्टी यहाँ पर थी, कुनिदास डायनेस्टी, जो कि 2nd सेंचुरी के अंदर थी, जिन्होंने शिविज्म यानी शिव की पूजा यहाँ पर बहुत प्रैक्टिस की जाती थी, शिव कल्चर ज्यादा चलता था। देन आफ्टर मिडाइवल पीरियड की बात करें तो रूल्ड बाय वेरियस रीजनल किंगडम्स। यहाँ पर जो वेरियस रीजनल किंगडम्स मतलब जो छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स होते हैं, जैसे कत्यूरी डायनेस्टी हो गया, चंद डायनेस्टी कुमन जो डिवीजन है उसमें। देन आफ्टर परमार और पनवार डायनेस्टी जिसे घरवाल कहा जाता था। तो ये भी छोटी छोटी डायनेस्टी है जो मिडाइवल पीरियड में रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर गोरखा रूल। यहाँ पर गोरखास जो थे, जो कि नेपाल की रूलर्स थे, बहुत ही ऐसा कहते हैं कि गोरखा बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि कहते हैं ऐसा, मैंने सुना जो है, गोरखा रूल जो थे, जितने भी लोग थे वो बहुत ही ज़बरदस्त, और मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा है। अब देखिए, गोरखा रूल बहुत ही वो जो रूल था वो बहुत ही टफ था, यानी लोग डरते थे गोरखा रूलर से। तो गोरखास फ्रॉम नेपाल इन्वेडेड एंड रूल अ पार्ट ऑफ उत्तराखंड इन लेट 18th अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर। लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर गोरखास ने यहाँ पर रूल किया है। इसके बाद ब्रिटिश यहाँ पर आए, ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ पर। तो ब्रिटिश एनेक्स द रीजन आफ्टर एंग्लो नेपाली वॉर। यहाँ पर एंग्लो नेपाली वॉर हुआ जो कि 1814 और 1816 के अंदर हुआ। तहरीक गढ़वाल रिमेन अ प्रिंसली स्टेट अंडर ब्रिटिश पैरामाउंसी। तो जो तहरीक गढ़वाल रीजन जो था या फिर जो प्रिंसली स्टेट था, वो ब्रिटिश के अंडर भी एक प्रिंसली स्टेट बना रहा था। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो तहरी प्रिंसली स्टेट मर्ज इनटू उत्तर प्रदेश। तो जो तहरी प्रिंसली स्टेट था वो उत्तर प्रदेश में मर्ज हो चुका था पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइप पे। देन आफ्टर उत्तराखंड मूवमेंट हुआ। ये कब हुआ? अ लॉन्ग एंड
arduous struggle for separate statehood gained momentum in 1990s and culminating in the formation of Uttarakhand on November 9, 2000. Key events including Rampur Tirha फायर क्रेज 1994 यानी उत्तराखंड मूवमेंट हुआ। उत्तराखंड के लोग चाहते थे कि हमारा जो एक सेपरेट राज्य रहे, एक स्टेट रहे, तो उन्होंने काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया, मूवमेंट्स किए अपना खुद का एक सेपरेट स्टेटहुड पाने के लिए, और फाइनली वो 9 नवंबर 2000 के अंदर बना। और इसके अंदर काफ़ी की इवेंट जैसे कि रामपुर तिरह फायरिंग केस भी हुआ था 1994 में। क्वेश्चन पूछा जाए कि रामपुर तिरह फायरिंग केस कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था, उत्तराखंड मूवमेंट में हुआ था, 1994 में हुआ था। अब हमने ये देखी उत्तराखंड की हिस्ट्री। अब हम पढ़ेंगे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटी के बारे में। सबसे पहले गवर्नर देखते हैं। हेड ऑफ स्टेट रहता है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो गवर्नर रहता है जो कि हेड ऑफ स्टेट रहता है एज कॉमन जो हर स्टेट में रहता है, जो कि प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद चीफ मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का जो हेड होता है, जो कि हमें पता ही है हर स्टेट में ऐसा ही होता है। लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर यूनिकैमरल यानी उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली विद 70 सीट्स, यूनिकैमरल है यहाँ पर। ओके, उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। यूनिकैमरल का मतलब होता है एक ही होती है असेंबली, जैसे बाईकैमरल के अंदर लेजिस्लेटिव भी होती है, यानी राज्यसभा लोकसभा ऐसे लेजिस्लेटिव दो रहती है, तो यहाँ पर एक ही है। और पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 5 लोकसभा सीट्स हैं, यानी 5 जो मेंबर्स हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं लोकसभा से, और 3 राज्यसभा सीट्स यहाँ से हैं, जो कि आपको याद रखना है। देन आफ्टर जुडिशरी की बात करूं तो यहाँ पर उत्तराखंड हाई कोर्ट है, जैसा हमने कहा था कि नैनीताल के अंदर विद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में छोटे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होते हैं वो हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात करें तो 2 है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि घारवाल और कमन, एंड फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील एंड ब्लॉक्स के अंदर भी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट तहसील और ब्लॉक्स में ये डिवाइड किए जाते हैं। इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी की, तो मेजर सेक्टर यहाँ पर टूरिज्म है। मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है घूमने आते हैं, तो टूरिज्म बैकबोन है यहाँ की, जो कि पिलग्रिमेज जैसे कि 4 धाम यात्रा है, पंच केदार है, पंच प्रयाग है, इसके बाद ट्रैकिंग, राफ्टिंग, स्कीइंग एंड स्काइकिंग सॉरी, एंड सैनिक जो ब्यूटी है हिल स्टेशन लाइक मसूरी, नैनीताल और रानीखेत। और जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर मसूरी सुनते उनके फेस पे जो ब्यूटीफुल स्माइल आती है वो मैं बता नहीं सकती। तो आप लोगों के लिए मसूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि वहाँ पर ट्रेनिंग होती है आईएएस ऑफिसर्स की, राइट। तो ये सारे ही टूरिज्म प्लेसेस हैं वहाँ के, और 4 धाम इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल हज़ारों लोग 4 धाम यात्रा पे जाते हैं, तो टूरिज्म बैकबोन है उत्तराखंड का। और इसके बाद एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट देती है मेजर क्रॉप जैसे कि क्रियोल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, शुगर केन्स एंड ऑनियंस। और लिमिटेड कल्टिवेटिव लैंड ये है, क्योंकि एक तो ये प्रोन रीजन है प्लस माउंटेनियस रीजन है, तो ज़्यादा प्लेन रीजन होने के कारण यहाँ पर नहीं होने के कारण यहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा नहीं किया जाता है। अब हॉर्टिकल्चर यहाँ पर होता है, यानी फ्रूट्स का जो एग्रीकल्चर होता है, तो एप्पल्स, पीचेस, प्लम्स और वेरियस टेम्परेट फूड्स जो है वो यहाँ पर किए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं। मिनरल्स की बात करें तो लाइमस्टोन, रॉक, फॉस्फेट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, कॉपर, ग्रेफाइट, सैपस्टोन, जिप्सम, ये सारे। हाइड्रो पावर की बात करें तो इमेंस पोटेंशियल फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन ड्यू टू द न्यूमरस रिवर, जैसे अलकनंदा होगी, भागीरथी, यमुनोत्री, देन आफ्टर गंगा, ये सारी ही रिवर्स यहाँ से फ्लो होती है, तो हाइड्रो पावर जनरेशन बहुत होता है यहाँ पे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी हैं, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट्स एंड ग्राम योद्धा यूनिट्स भी यहाँ पर छोटी छोटी हैं, तो इंडस्ट्रीज भी बहुत हैं। लेकिन जैसे कि आत्मनिर्भर के बाद काफ़ी जो इंडस्ट्रीज है वो स्टार्ट हुई हैं, जो छोटी छोटी ग्राम योद्धा यूनिट्स जो है वो छोटी छोटी बनी हैं, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी यहाँ पर है। चैलेंजेस के यहाँ पर क्या है, तो एक तो लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन है ड्यू टू द हिली एरिया, ट्रांसपोर्टेशन और इन सारी चीज़ें जो है लोकेशन, ये सारी अफेक्ट करती है इंडस्ट्रीज को। देन आफ्टर वल्नरेबिलिटी टू द नेचुरल डिजास्टर भी है, क्योंकि यहाँ पर फ्लड, अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड, अवलाचिंग ज़्यादा होती है। यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर और लिवलीहुड को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है नेचुरल डिजास्टर। और ये
ऑन यानी काफ़ी डिपेंडेंट है रेमिटेंसेस पे। ओके तो ये चैलेंजेस हैं उत्तराखंड के। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, जैसे कि यहाँ पर सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को यानी आत्मनिर्भर भारत जब से स्टार्ट हुआ है उस समय से लोकल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इंकरेज किया जा रहा है। और इवन पर्टिकुलर जो वुमेन्स हैं, वुमेन्स के अंदर वुमेन को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर जो छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं वुमेन्स के थ्रू, उनको ज़्यादा इंकरेज किया जा रहा है। देन आफ्टर यहाँ की कल्चर के बारे में बात करते हैं तो एथिक ग्रुप्स यहाँ पर बहुत सारे हैं, जैसे कि घरवाली है, कमौनी है, और साथ ही में कुछ ट्राइबल कमिटीज़ हैं जैसे कि जुनार्स, जुनसारी है, भूतियाज, थारू, रज्जी और भुक्सा, ये सारे छोटे छोटे ट्राइबल कम्युनिटीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एथनिक ग्रुप्स हैं। लैंग्वेज की बात करें तो कमौनी और घरवालीस जो हैं वो प्रोमिनेंट रीजनल लैंग्वेज है, और साथ ही में यहाँ पर हिंदी भी बोली जाती है। इसके बाद यहाँ के फेस्टिवल और रिलीजियस और फेस्टिवल्स की बात करें तो यहाँ पर कुंभ मेला जो हरिद्वार के अंदर लगता है काफ़ी फेमस है। अर्ध कुंभ मेला भी यहाँ पर लगता है। देन कनवार यात्रा और देवी दुर्ग मेला जो है वो ये कुछ रिलीजियस फेस्टिवल है। इसके बाद रीजनल फेस्टिवल जैसे कि फूल डाई यानी फ्लावर फेस्टिवल होता है, हरीला यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल, यानी जब हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप्स को तो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हरीला बोलते हैं। घी संक्रांति जो हम मनाते हैं, और खतारुआ, ये वहाँ के रीजनल फेस्टिवल हैं। कुछ यूनिक फेस्टिवल हैं, बटर फेस्टिवल यानी ध्यारा भुग्याल उत्तरकाशी के अंदर बनाया जाता है। हिल जत्र यानी पिक्टोग्राफ करके एक फेस्टिवल है। इगास बगवाल जो कि 11th डे का एक दीपावली सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक यूनिक फेस्टिवल है यहाँ का। अब फोक डांसेस की बात करें तो भद्रनती यानी जनसार भवार करके है, आई थिंक आई प्रोनाउंस राइट, तो भद्रनती। और देन आफ्टर लंगवीर नृत्य, इसके बाद पांडव नृत्य और चोलिया, ये इंपॉर्टेंट फोक डांसेस है उत्तराखंड के। आगे म्यूजिक की बात करते हैं तो एक तो रिच ट्रेडिशन है यहाँ पर, हम देख रहे हैं कि कल्चर की बात करें, फेस्टिवल, सभी चीज़ में तो म्यूजिक भी ऑब्वियसली होगा। तो सॉन्ग लाइक बसंती बहुत प्रोमिनेंट है, वेलकमिंग स्प्रिंग, जब स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है तो बसंती सॉन्ग जो है वो गाया जाता है। इसके बाद मंगल गीत गाया जाता है जो कि एक ऑस्पियस सॉन्ग है। तो ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ के ट्रेडिशन फोक सॉन्ग है। ड्रेसेस की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर वुलन क्लोथ्स पहने जाते हैं क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट है, और मेंस जो है वो धोती और लुंगी पहनते हैं कुर्ते के साथ, और वुमेन जो है वो घाघरा चोली पहनती है ओढ़नी के साथ में। क्यूजिन्स की बात करें यानी जो फूड की है ना, क्यूजिन का मतलब फूड, तो सिंपल गेट फ्लेवरफुल यहाँ पर काफ़ी फूड रहता है, यानी लोकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर यहाँ पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। अब फेमस डिशेज जैसे कि कफूली, घरवाल का फनह और केसोन, देन आफ्टर बाल मिठाई, ये इंपॉर्टेंट फूड्स हैं यहाँ के। इसके बाद पिलग्रिमेज साइट्स की बात करें तो चार धाम हो गया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हैं। पंच केदार की बात करें जैसे केदारनाथ, मध्यमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। इसके बाद पंच प्रयाग यानी देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। और अदर इंपॉर्टेंट टेम्पल जागेश्वर हो गया, बैजनाथ हो गया, पुरंगीर और नैना देवी टेम्पल, ये कुछ इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज हैं। सो ये हमने पूरा उत्तराखंड देखा, और मैं ऐसा कहूँगी कि ये एक जर्नी थी हमारी उत्तराखंड के अंदर, जहाँ पर हमने सब कुछ देखा, उसकी हिस्ट्री से लगाकर प्रेजेंट तक, ज्योग्राफी, कल्चर, फेस्टिवल, डांस, पिलग्रिमेज साइट, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हमने देखे। तो मुझे तो ऐसा ही लगा कि एक जर्नी थी, मैंने आज उत्तराखंड को घूमा। सो आपको ये कैसा लगा लेक्चर, ये ज़रूर बताइएगा, और साथ ही में आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही में एक शेयर भी करिएगा, यानी सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और साथ ही में कमेंट में कुछ अच्छा सा लिखकर भेजिएगा कि आपको कैसा लगा और नेक्स्ट स्टेट में कौन सा पढ़ाऊँ, इसी तरीके से, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।